वेलकम बैक। क्लास 11th इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब बिफोर वी प्रोसीड, एक बात बताना चाहता हूँ मैं। जो ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना, ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत एंड में दिया हुआ है। इससे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो समझाया गया है। लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस की पीडीएफ में हमको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने कुछ एडिशनल स्लाइड डाले हुए, ताकि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ने से पहले समझ में आ जाए। इसलिए मैं जो एनसीईआरटी के जो 2 स्लाइड है मेरे पास, वो फिलहाल स्किप करके डायरेक्ट मेरे स्लाइड पर लेके चलता हूँ। ठीक है, देखते। देखो, ये एनसीईआरटी की बुक में है। इसमें जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझाया गया है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक है बात समझाया गया है, उसके बेस पर समझाया गया है। लेकिन हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास वो फोर्थ टॉपिक है। तो हम 2 स्लाइड आगे चलते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, देख इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हो सकता है कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए। तो इन प्रॉब्लम के बारे में जब भी बात करते हैं, तो जो इकोनॉमिस्ट है, 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ये जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने के लिए, ये इशू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसका नेचर क्या है। इसका नेचर क्या है, इज इट पॉजिटिव इन नेचर और इज इट नॉर्मेटिव इन नेचर। अब ये पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव इन नेचर है। इसका सबसे ईजी आंसर है कि जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो या फिर जो प्रॉब्लम हो, वो फैक्ट पर बेस्ड हो या फिर स्टेटिस्टिकल डेटा से बैक्ड हो। इट इज़ बैक्ड बाय डेटा। हमारे पास अगर कोई भी डेटा है, नंबर्स में बात की गई हुई है, या फिर कोई फैक्ट है विच इज़ रियल, तो दैट प्रॉब्लम इज, इट कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हेन एन इकोनॉमिक फिनोमिना इज डिस्क्राइब विथ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट, ये झुटलाया नहीं जा सकता, देन वी कॉल इट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द फिनोमिना ऑफ व्हाट इज। ये डायरेक्ट आंसर देता है कि क्या है, व्हाट इट इज। आगे एग्जाम्पल में और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल जितना बता रहा हूँ मैं, उतना समझते जाओ। व्हाट इज ये बताता है, फैक्ट भी वही करता है ना काम। फैक्ट में हमें क्या पता चले कि क्या है, व्हाट इज। स्टैटिस्टिकल डेटा में हमारे पास डेटा होता है, और डेटा ट्रू होता है हमेशा। वही अगर ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इश्यू ऑफ व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करता है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, हो सकता है कि आपका कोई एक वैल्यू जजमेंट हो और मेरा वैल्यू जजमेंट डिफरेंट हो, हमारे बीच डिबेट हो सकती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट एंड डिबेट विच आर रिक्वायर्ड टू अराइव सम कंक्लूजन। ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सबके लिए सेम है, क्योंकि ये फैक्ट पर बेस्ड है और ये रियल है। इसके पीछे इट इज़ बैक्ड बाय डेटा, तो ये झुटलाया नहीं जा सकता। ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें हमारे और आपके ओपिनियन हो सकता है। एक कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, अब उसके ऊपर कोई सोल्यूशन चाहिए, तो आप एक सोल्यूशन लेके आए, मैं एक सोल्यूशन लेके आया, हमारे बीच डिबेट हो सकती है कि मेरा सोल्यूशन सही है या आपका सोल्यूशन सही है। इश्यूज रिलेटेड टू फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी मोस्टली कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी फ्रेम करती है सोसाइटी के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, हो सकता है वो सबके लिए सही नहीं हो, सही नहीं हो सकता है आप कहेंगे कि ये पॉलिसी गलत है, या फिर आप कह सकते हो ये पॉलिसी बेटर है। ऐसा आपका एक ओपिनियन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इन 2011 द पॉपुलेशन वाज 121 करोड़। अब यहाँ पर आप देख देख पा रहे होगे कि ये डेटा है, मेरे पास डेटा है।
2011 में 121 करोड़ वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। अब ये फैक्ट है, इसमें कोई कुछ चेंज कर सकता है नहीं, ये एक ट्रू सेंटेंस है, ये एक रियल चीज़ है। तो जैसे ही ये फैक्ट है, इट इज़ बैक्ड बाय डेटा, सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा द स्टेटमेंट रिलेट्स टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। करेक्ट। अब जैसे ही हमने देख लिया कि डेटा के ऊपर बात की गई है, तो हमें पता चल गया ये एक फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब जब मैं इस 121 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो प्रेशर आएगा कंट्री पर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर रिकमेंड सेवरल सॉल्यूशन। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन प्रेशर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकर सेवरल सॉल्यूशन देते, जैसे कि इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग। अब ये एक रिकमेंडेशन है, ये एक रिकमेंडेशन है। हो सकता है कि आप इससे अग्री करें या फिर ना करें, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। सच अ थिंग्स कम अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज दिस कैन बी अ डिबेट ऑन दिस पॉलिसी। यहाँ पर रियल बात ही की गई है। अब इसकी वजह से जो पॉपुलेशन प्रेशर है उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है, और ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सिटीजन एंड द इकोनॉमी एज अ होल। Data are required to justify that a problem exists, which is a part of positive economics. इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो एवरी सिटीजन इज फेस्ड बाय, पूरे हमारे जो जितनी भी हमारी इकोनॉमी है, पूरी होल इकोनॉमी, हर सिटीजन को एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब वाकई में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे पास डेटा चाहिए। जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर इंडिया कंट्री पर अगर है या नहीं है, हमारे पास डेटा चाहिए कि हमें पता तो होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितना है, या फिर अगर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री, ये अगर अगर एक समस्या है, ये अगर इकोनॉमिक इश्यू है, तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड। करेक्ट। जैसे हमारे पास डेटा आ जाता है, वो बन जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। व्हेन वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देन वैल्यू जजमेंट आर मेड एंड डिबेट टेक्स प्लेस विच कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। डेटा के बेस पर हम कह सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर जब हम वैल्यू जजमेंट देंगे, हम हमारा ओपिनियन देंगे कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तब ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और भी है, रुको, देखो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है मैंने, पहले ये देखते थे। पॉजिटिव साइंस डील विद, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस भी कह सकते हैं हम, डील्स विद व्हाट इट इज़। मतलब क्या है, एक जैसे न्यूज़ में हमें दिखाती है ना, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, व्हाट इट इज़ मीन्स इट एनालाइज अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड एग्जामिन इट कॉजेस एट द टाइम ऑफ प्राइस इंक्रीज, इट कॉजेस आर एनालाइज। एग्जाम्पल देखो, मान लो वेजिटेबल से, अब वेजिटेबल की जो प्राइस है इंक्रीज हो गई। अब ये एक फैक्ट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब ये प्राइस क्यों इंक्रीज हो गए, हो सकता हो सकता हो कि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों बढ़ सकता है, हो सकता हो फ्यूल, फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो गए हो, फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से वेजिटेबल के भाव बढ़ गए, प्राइस इंक्रीज हो गया। ये एक ट्रू सेंटेंस है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। अब इसके ऊपर एक सेकंड में आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ। ठीक है, हम ये बाद में देखते हैं, पहले डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, व्हाट ought टू बी, व्हाट शुड बी, ये दोनों का फर्क है। जैसे ही आपको सेंटेंस में व्हाट ought टू बी या फिर शुड ये दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, देखो, इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, ये नॉर्मेटिव में आ जाता है। जैसे ही आपको शुड या व्हाट ought टू बी ऐसे सेंटेंस दिखाई दे, तो समझ जाना वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल देखो, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस पीपल विल बाय लेस। ठीक है, ये तो फैक्ट है, अगर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गए
इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस पीपल विल बाय लेस, क्वांटिटी कम खरीदेंगे ना वो। वही अगर नॉर्मेटिव केस के सिनेरियो में हम देखें, प्राइस शुड गो अप टू रिड्यूस पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल का यूज़ लोग कम से कम करें, इसलिए प्राइस ऑफ पेट्रोल शुड गो अप। देखो वर्ड क्या आ गया, शुड गो अप। आप कह सकते हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, नॉर्मटिव में आ गया। इट कैन बी अ डिबेटेबल टॉपिक, कैन बी प्रूव्ड। हमारे पास डेटा होने की वजह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव नहीं कर सकते, आप सच्चे हो या फिर मैं सच्चा हूँ। इसमें कॉज एंड इफेक्ट बताया जा सकता है। देखो पेट्रोल के जो प्राइस है वो बढ़ गए, पेट्रोल के जो प्राइस है वो बढ़ गए, उसकी वजह से लोग कम खरीदेंगे, कॉज एंड इफेक्ट दोनों में आ गया। इसमें हम रिकमेंडेशन देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। टेल यू व्हाट इज, टेल्स यू व्हाट शुड बी, व्हाट हैव बीन। अब ये डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पक्का, एकदम पक्का। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब यही, ओट टू बी। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब ओट टू बी, डिस्क्रिप्टिव में इट इज कंफर्म, फैक्चुअल। ये ऑब्जेक्टिव एंड ये सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब भी ट्रू होता है और सब्जेक्टिव का मतलब डिफरेंट। आपका और मेरा ओपिनियन सब्जेक्टिव है, ये डिफरेंट हो सकता है। हाँ, तो लास्ट एग्जांपल में हमने जो वेजिटेबल देखा, वेजिटेबल के प्राइस बढ़ गए थे, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। देखो नॉर्मेटिव साइंस रेस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन व्हाट ought टू बी। हमें पता है द conclusion and result are not based on fact but on different consideration belonging to social, cultural, political, religious realm. They are basically subjective nature. आपके ख्याल मेरे ख्याल अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे की बातों से एग्री करें। करेक्ट। इन शॉर्ट पॉजिटिव साइंस इज कंसर्न विथ हाउ एंड वाई। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा वेजिटेबल, वेजिटेबल के भाव बढ़ गए, प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो गए। एंड नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ought टू बी, वेजिटेबल के दाम कम होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होना चाहिए। कैसे होगा, फ्यूल की प्राइस कम करनी पड़ेगी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू कैन बी एक्सप्लेन। एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर पॉजिटिव साइंस वुड बी लुक्ड इनटू व्हाई एंड हाउ इट इज रिड्यूस्ड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात अगर की जाए अंडर पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वुड बी लुक्ड इनटू एज व्हाई एंड हाउ, कैसे हो सकता है। जैसे हमने ये एग्जांपल पे देखे ना, वेजिटेबल के भाव बढ़ गए या फिर कम करने, कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करके। वो कैसे होगा, फ्यूल, अगर गवर्नमेंट फ्यूल पर टैक्स कम कर दे, ड्यूटी कम कर दे, हो सकता है। वेर एज अंडर नॉर्मेटिव साइंस इट वुड बी सीन एज वेदर इट इज़ गुड और बैड, क्या ये अच्छा है कि बुरा है, ये यहाँ पर देखा जाएगा और इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज फ्रेम की जाएगी। अब मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर डिक्रीज हो जाए, ये अच्छा है कि बुरा है, क्यों हुआ वो अलग बात है, अच्छा है कि बुरा है। अगर कम हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। करेक्ट। फ्यू सेंटेंस देखते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। दिस स्टेटमेंट अबव इस टाइप आर गिवन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के 3 सेंटेंस देखते हैं। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। क्या कह रहा है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस राइज भी इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। ठीक है, फैक्ट है, ट्रू है। एज द इरिगेशन फैसिलिटी, ये कोई झुटला नहीं सकता, ये फैक्ट है। जब जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, अब कैसे होगा ये अलग है, ये अलग टॉपिक है। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस राइज कैसे होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है, ये आप और मैं डिबेट नहीं कर सकती इस पर, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल होगा, फैक्ट है, इसके पीछे डेटा होता है। एज द इरीगेशन फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एक्सपांड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मान लो एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास फार्म है, इरीगेशन फैसिलिटी से केमिकल फर्टिलाइजर है आपके पास, तो फूड ग्रेन की जो क्वांटिटी है, जो आउटपुट है, तो जाहिर सी बात है आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी है, केमिकल फर्टिलाइजर है,
आपका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, वो बढ़ेगा, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। एन इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड अ डिक्रीज इन डेथ रेट। बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सही है, पॉपुलेशन किस तेज़ी से बढ़ रहा है ये बर्थ रेट और डेथ रेट पर डिपेंड करता है। बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, ये ट्रू सेंटेंस है। नॉर्मेटिव देखते हैं, इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का ऑपोजिट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जैसे वेजिटेबल सारी चीज़ें महंगी हो जाती है ना, महंगाई, महंगाई। आप बोलोगे महंगाई कैसे क्या अच्छी है, तो इसका आंसर आपको मैक्रो में मिल सकता, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा कि वाई इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन नहीं हो, डिफ्लेशन हो, तो डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन इज नॉट गुड एट ऑल। जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि हम देखेंगे कि अच्छा है या बुरा, वेदर इट इज़ गुड और बैड। हो सकता है इस पर डिबेट भी हो, आप बोलेंगे नहीं इन्फ्लेशन बेटर है, पर अगर सच मायने में देखा जाए तो इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन, ये होता है। अगर डिफ्लेशन ज़्यादा हो जाए ना तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, पर इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, इसलिए ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड इज़ नॉट गुड फॉर ए लेस डेवलप कंट्री। अब एक कोई लेस डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, वो लग्जरी गुड क्यों बनाएगी? उसे बनाना चाहिए नेसेसरी, नेसेसरी गुड, द गुड्स विच आर नेसेसरी। नेसेसिटी क्या होती है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब उन्होंने बनाना चाहिए, एजुकेशन। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड, उसका क्या करेंगे वो? इट इज़ नॉट गुड, अगर बनाए भी इट इज़ नॉट गुड। हो सकता है आप इस पर बोले कि बनाने दो, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। इनइक्वलिटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड। इनइक्वलिटीज इन द, जो वेल्थ एंड इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, हर जगह अनइक्वल है। वेल्थ एंड इनकम हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कह रहा है शुड बी रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? शुड आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहा गया है कि शुड बी रिड्यूस्ड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 5 सेंटेंस है मेरे पास, इसके ऊपर आप बताओ मुझे कि कौन से पॉजिटिव है और कौन से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। वर्ड क्या आ गया? शुड आ गया। अब जैसे हमें पता है कि शुड आ गया, सीधा सीधा हमको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता देना है। फिर भी हम एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या आ रहा है। कह रहा है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या मतलब? क्या? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी बेरोजगार है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दो, मतलब उनको कुछ पैसे दो। हो सकता है आप कहोगे कि नहीं, उनको काम दो, उनको पैसे मत दो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मत दो, उनको काम दो, उनको रोजगार दो। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो या फिर मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ और आप गलत हो, पर ये शुड, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया, कैन बी अ डिबेट। 27% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डायरेक्ट हमारे पास नंबर आ गया, नंबर आ गया मतलब हमारे पास डेटा है, इट इज़ अ फैक्ट। 27% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट था, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड में हमारे पास इट इज़ अ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? हमारे पास डेटा है, एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास, एंड इट इज़ अ फैक्ट। इंडिया शुड टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्यों नॉर्मेटिव? शुड आ गया। अब इस पर डिबेट क्या हो सकती है? आप बोलोगे कि नहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडिया को लोन नहीं लेना चाहिए वर्ल्ड बैंक से। मैं कहूँगा लेना चाहिए। फ्लाईओवर, ब्रिज बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? फ्लाईओवर भी आते हैं, ब्रिज भी आते हैं, रोड्स आ जा, रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क ज़रूरी है, तो इंडिया को लोन लेना चाहिए। इसमें डिबेट हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ और आप गलत हो। इंडिया शुड टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। आरबीआई शुड इंक्रीज द बैंक रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन को मात देने के लिए आरबीआई को बैंक रेट इंक्रीज करनी चाहिए। हो सकता हो आप हो सकता है कि आप सहमत हो या फिर ना हो, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आरबीआई शुड आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड द बैंक रेट टू 6%। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। दोनों में आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पर शुड बोला गया है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाना चाहिए आरबीआई को। यहाँ पर स्ट्रिक्टली डायरेक्ट न्यूज़ चैनल में जैसे आ जाता है ना, भाव बढ़ गए, वैसे यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ इंक्रीज द बैंक रेट, इंडिया हैज़ इंक्रीज द बैंक रेट टू 6%। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा जो सेकेंड टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया। अब जो 2 स्लाइड जो बचे थे ना, उसके ऊपर हम कब आएंगे मालूम है, जब हम ये और ये टॉपिक कर लेंगे ना, उसके बाद मैं ज़रूर आपको उन 2 स्लाइड पर लेके चलूँगा। तब जब आप वो 2 स्लाइड पढ़ेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये पहले आया हुआ है टॉपिक और ये बाद में आया हुआ है, तो पहले हम ये नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक डन है, 2 स्लाइड पेंडिंग, वो इसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये जो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी है ना, ये हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।